है। जी। इसका शीर्षक है झारखंड आपदा प्रबंधन पार्ट 6 NIDM क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट रीजन। इस स्रोत के आधार पर हम झारखंड राज्य के आपदा प्रबंधन को डिकोड करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। हमारा मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि कैसे सिर्फ लक्ष्य बदल देने से डेटा और नक्शे का पूरा रूप ही बदल जाता है। मैं कहूंगी कि ये एक बहुत ही सटीक प्रस्तावना है। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस संस्था को समझना होगा जिसने ये नया नजरिया दिया है। बिल्कुल। हमारी स्रोत में NIDM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का बहुत विस्तार से जिक्र है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। हाँ, साल 2005 में बनी ये संस्था भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नीतियां बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। सबसे शीर्ष पर है। एकदम। और ध्यान देने वाली बात यह है कि NIDM कोई मौसम विभाग नहीं है। हाँ, उनका काम मौसम बताना नहीं है। उनका प्राथमिक काम ये गिनना नहीं है कि साल भर में कितने मिलीमीटर बारिश हुई। उनका एकमात्र लक्ष्य यह होता है कि जब कोई संकट आए, जैसे बाढ़ या सूखा, बाढ़, सूखा या कोई और आपदा जब जमीन पर दस्तक दे, तो कम से कम समय में कैसे निपटा जाए, लोगों की जान कैसे बचाई जाए। और शायद यही कारण है कि नक्शे को देखने का उनका नजरिया पारंपरिक भूगोलवेत्ताओं से एकदम अलग होता है। बिल्कुल अलग होता है। और यहीं से वो विरोधाभास पैदा होता है जिसका जिक्र नोट्स में बहुत स्पष्ट रूप से किया गया है। जो 7 और 3 का अंतर है। हाँ, वही। अगर हम अयोध्या प्रसाद जी के पारंपरिक वर्गीकरण को देखें, जिसे अक्सर अकादमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है, जो कि एक स्टैंडर्ड है, हाँ, तो उन्होंने झारखंड को मौसम और जलवायु के आधार पर कुल 7 अलग-अलग जलवायु प्रदेशों में बांटा है। 7 प्रदेश। एक सामान्य भूगोल के छात्र के लिए यही 7 क्षेत्र मानक हैं, लेकिन जब हम NIDM के डेटा को देखते हैं, तो उन्होंने आपदा प्रबंधन की नजर से इस पूरे राज्य को मात्र 3 जलवायु प्रदेशों में समेट दिया है। सिर्फ 3? 7 अलग-अलग जटिल श्रेणियों से सीधे 3 स्पष्ट क्षेत्रों में आ जाना, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। बहुत बड़ी। नोट्स को देखते हुए किसी के भी मन में ये सवाल आता है कि इतने बड़े भौगोलिक वैविध्य वाले राज्य को केवल 3 हिस्सों में कैसे और क्यों समेट दिया गया? इस क्यों का जवाब उस रणनीति में छिपा है जिसे हम उद्देश्य प्रेरित डेटा कह सकते हैं, पर्पस ड्रिवन डेटा। पर्पस ड्रिवन डेटा। NIDM ने सामान्य मौसमी घटनाओं और छोटे-मोटे भौगोलिक अंतरों को जानबूझकर दरकिनार किया है। अच्छा। एक नीति निर्माता के नजरिए से सोचिए, अगर राज्य के एक हिस्से में दूसरे की तुलना में तापमान में महज 1 या 2 डिग्री का अंतर है, तो अकादमिक रूप से ये बड़ी बात हो सकती है, किताबों के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, लेकिन जब कोई बड़ी आपदा आती है तो ये छोटा अंतर कोई मायने नहीं रखता। सही कहा। जब बाढ़ आ रही है तो 1 डिग्री तापमान से क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। NIDM का वर्गीकरण विशुद्ध रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि संकट के समय कौन से इलाके एक जैसा व्यवहार करते हैं। एक जैसा व्यवहार मतलब अगर 2 अलग-अलग जिलों की मिट्टी अलग है, मिट्टी अलग हो सकती है, बारिश अलग हो सकती है, लेकिन अगर वहां सूखे का प्रभाव एक ही तेजी से पड़ता है और वहां राहत पहुंचाने का प्रशासनिक तरीका एक ही है, तो आपदा प्रबंधन के लिहाज से वे दोनों जिले एक ही क्षेत्र माने जाएंगे। इसका मतलब है कि ये जो पूरा वर्गीकरण है, ये प्रशासनिक सुविधा और राहत कार्यों की गति को तेज करने के लिए है। एकदम तेज करने के लिए। क्योंकि संकट के समय जब हर 1 सेकंड कीमती होता है, तब 7 अलग-अलग प्रोटोकॉल का पालन करना तो एक लॉजिस्टिक दुष्वप्न बन सकता है। बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसके बजाय 3 बड़े जोन होने से रणनीति बनाना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। सही बात है। चलिए स्रोत में दिए गए इन 3 क्षेत्रों के डेटा को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जो नोट्स मेरे सामने हैं, उनके अनुसार पहला क्षेत्र आकार में इतना विशाल है कि ये एक तरह से पूरे राज्य के बड़े हिस्से को निगल लेता है। सबसे बड़ा जोन। हाँ, इसे मध्य उत्तरी पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश कहा गया है, सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट प्लेटो क्लाइमेट रीजन। जी, ये राज्य के मध्य से लेकर उत्तरी और पूर्वी हिस्से तक एक बहुत बड़ा चाप बनाता है। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि झारखंड के कुल 24 जिलों में से लगभग 14 जिले अकेले इसी एक जोन के अंदर आते हैं। 24 में से 14 जिले एक ही श्रेणी में होना वाकई में इस जोन के विशाल आकार को दिखाता है। आधे से ज्यादा राज्य। हाँ, अगर हम इसके प्रशासनिक प्रभाव के बारे में सोचें, तो ये राज्य के आधे से अधिक हिस्से को एक ही आपदा प्रबंधन छतरी के नीचे ला खड़ा करता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि राज्य का ये पूरा भूभाग
अपनी तमाम अंदरूनी भिन्नताओं के बावजूद किसी प्राकृतिक संकट के सामने एक जैसी कमजोरियां पेश करता है। एक जैसी चुनौतियां। बिल्कुल। जब कोई आपदा चेतावनी जारी होती है तो इन 14 जिलों के लिए एक समान राहत और बचाव मॉडल लागू किया जा सकता है। इससे समय और संसाधनों दोनों की भारी बचत होती है। नोट्स में इन जिलों का विवरण भी है। इसमें पूरा संथाल परगना प्रमंडल शामिल है, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है। हाँ, ग्रामीण और कृषि प्रधान क्षेत्र। इसके अलावा विशिष्ट जिलों की बात करें तो गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, रांची और खूंटी जैसे क्षेत्र इसमें आते हैं। ये एक बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत लंबी लिस्ट है। और अगर हम इस सूची को ध्यान से देखें तो इसमें एक बहुत बड़ा भौगोलिक विरोधाभास नजर आता है। वो कैसे? देखिए, एक तरफ हमारे पास धनबाद और बोकारो जैसे भारी औद्योगिक और खनन वाले इलाके हैं। हाँ, कोयला खदानें हैं वहाँ। वहाँ की बनावट बिल्कुल अलग है। वहीं दूसरी तरफ संथाल परगना जैसे ग्रामीण इलाके और रांची जैसा राजधानी क्षेत्र भी है। एकदम अलग-अलग दुनिया। बिल्कुल। फिर भी एनआईडीएम की नज़र में आपदा के समय ये सभी एक ही तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। मैं कहूंगी कि यही इस वर्गीकरण का सबसे दिलचस्प पहलू है। शहरी और ग्रामीण या औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के बीच का अंतर रोज के प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, रोजमर्रा के कामों के लिए। हाँ, लेकिन आपदा की प्रकृति इन मानव निर्मित विभाजनों को नहीं पहचानती। बाढ़ ये नहीं देखती कि ये खदान है या खेत। बिल्कुल सही कहा। जब इस पूरे मध्य उत्तरी पूर्व पठारी क्षेत्र में कोई विशिष्ट मौसमी संकट आता है तो जमीन की ढलान, नदियों का जलस्तर या सतह की बनावट कुछ इस तरह से प्रतिक्रिया करती है कि बचाव दलों को, चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे एनडीआरएफ हो या स्थानीय प्रशासन, सबको एक ही तरह के उपकरणों और रणनीतियों की आवश्यकता होती है। हालांकि स्रोत में ये भी सावधानी बरती गई है कि इस तरह के व्यापक जोनिंग में सीमावर्ती इलाकों में थोड़ा बहुत ओवरलैप होना स्वाभाविक है। सीमाएं कोई पत्थर की लकीर तो होती नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन मुख्य बात यह है कि एक व्यापक नजरिए से ये 14 जिले एक ठोस इकाई के रूप में काम करते हैं। इतने बड़े पैमाने पर मानकीकरण करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वाकई, अगर जोन 1 ने 14 जिलों के साथ राज्य का एक इतना बड़ा हिस्सा घेर लिया है तो नक्शे के बाकी हिस्सों में क्या हो रहा है ये देखना जरूरी हो जाता है। पश्चिमी हिस्सा, हाँ, नोट्स के अनुसार राज्य का पश्चिमी छोर एक बिल्कुल अलग कहानी कहता है। इस दूसरे क्षेत्र को पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश का नाम दिया गया है, वेस्टर्न प्लेटो क्लाइमेट रीजन। जी। इसे कुछ जगह मध्य पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। आकार के मामले में यह मध्यम है। जहाँ पहले जोन में 14 जिले थे, वहीं इस दूसरे जोन में लगभग 7 जिले शामिल हैं। इन 7 जिलों की भौगोलिक स्थिति को समझना इसके पीछे के तर्क को स्पष्ट करता है। इस पश्चिमी क्षेत्र में पूरा पलामू प्रमंडल आता है, जिसके अंतर्गत पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले शामिल हैं। पलामू, गढ़वा और लातेहार? हाँ। इसके साथ ही नक्शे में थोड़ा और नीचे की तरफ जाएं तो गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा जिले भी इसी जोन का हिस्सा बनते हैं। ये सब पश्चिमी सीमा पर हैं? बिल्कुल। अगर हम राज्य के भूगोल की कल्पना करें तो यह वह हिस्सा है जो पश्चिमी सीमाओं को छूता है। इस क्षेत्र की स्थलाकृति, यहाँ के जंगल और यहाँ आने वाली आपदाओं की प्रकृति, जैसे सूखे का प्रकार, हाँ, विशिष्ट प्रकार के सूखे या बारिश का पैटर्न, ये सब उस विशाल मध्योत्तरी पूर्व पठारी क्षेत्र से मौलिक रूप से अलग है। ये तार्किक लगता है। पलामू और गढ़वा जैसे पश्चिमी इलाकों की जमीनी हकीकत वास्तव में रांची या धनबाद की तुलना में एक अलग ही प्रशासनिक दृष्टिकोण की मांग करती है। एकदम अलग रणनीति चाहिए वहाँ। अगर हम जोन 1 वाली रणनीति यहाँ पलामू के जंगलों या सीमाओं पर लागू करने की कोशिश करेंगे तो वो शायद उतनी कारगर न हो। वो फेल हो सकती है। इसीलिए इन्हें 14 जिलों वाले उस बड़े समूह से बाहर निकालकर एक अलग जोन 2 में रखा गया है। ये दिखाता है कि एनआईडीएम केवल एक ही आकार की नीति हर जगह लागू करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। बिल्कुल। जहां भिन्नता आपदा के स्तर पर वास्तविक प्रभाव डालती है, वहां उन्होंने अलग जोन बनाया है। सही कहा। तो गणित के हिसाब से देखें तो पहले जोन में 14 जिले और दूसरे में 7 जिले, यानी अब तक हमने 21 जिलों को कवर कर लिया है। राज्य के कुल 24 जिलों में से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बचता है। और वो बचा हुआ हिस्सा हमारा तीसरा और अंतिम जोन बनाता है, जोन 3। जी। स्रोत में इसे
दक्षिणी पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश कहा गया है, साउथ ईस्ट प्लेटो क्लाइमेट रीजन। ये सबसे छोटा है? ये आकार में तीनों क्षेत्रों में सबसे छोटा है और राज्य के एकदम दक्षिणी छोर पर स्थित है। भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टि से इसमें मुख्य रूप से कोल्हान प्रमंडल का क्षेत्र शामिल है। कोल्हान प्रमंडल ये नक्शे के दक्षिण पूर्व में एक बहुत ही विशिष्ट पॉकेट की तरह दिखाई देता है। हाँ, एकदम अलग थलग। अब सोचने वाली बात यह है कि जब NIDM ने 14 जिलों को एक साथ मिला दिया था, तो वे आसानी से इन बचे हुए कुछ जिलों को भी किसी बड़े हिस्से में जोड़ सकते थे। बिल्कुल जोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक छोटे से क्षेत्र के लिए एक पूरी तरह से अलग जोन बनाना ये साबित करता है कि कोल्हान प्रमंडल की आपदा संबंधी जरूरतें, यहाँ का भूभाग और संकट के समय यहाँ की प्रतिक्रिया बाकी के पूरे राज्य से एकदम अलग है। मैं यही बात स्पष्ट करना चाह रही थी। यही बात इस पूरे वर्गीकरण की सटीकता को प्रमाणित करती है। ये सिर्फ सुविधा के लिए किया गया विभाजन नहीं है, ये संकट के वास्तविक जमीनी व्यवहार पर आधारित है, जमीनी हकीकत पर। कोल्हान प्रमंडल की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति उसे बाकी के दोनों बड़े जोन से अलग करती है। अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक कदम पीछे हटकर देखें, तो ये प्रशासनिक जटिलताओं को सुलझाने का एक मास्टर क्लास लगता है। वाकई मास्टर क्लास है। 24 जिलों का एक पूरा राज्य, जिसमें 7 अलग अलग जटिल जलवायु प्रदेश थे, उसे बड़ी ही बुद्धिमानी से 3 स्पष्ट और प्रबंधनीय आपदा प्रबंधन जोन्स में ढाल दिया गया है। पहला बहुत बड़ा, दूसरा मध्यम और तीसरा बहुत ही विशिष्ट और छोटा। एकदम सही सारांश है ये। इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा विचार उभर कर आता है। हाँ। हम अक्सर इंफॉर्मेशन ओवरलोड या सूचनाओं की अधिकता की बात करते हैं। आज के दौर में ये बहुत आम है। अयोध्या प्रसाद जी का 7 क्षेत्रों वाला मॉडल एकेडमिक रूप से गलत नहीं है। कृषि, स्थानीय मौसम और सामान्य भूगोल को समझने के लिए वो बहुत आवश्यक है। उसकी अपनी अहमियत है। लेकिन जब सामने कोई आपातकाल हो, जब संसाधनों को तेजी से मोबिलाइज करना हो, तब 7 क्षेत्रों का वो सूक्ष्म डेटा एक रुकावट बन सकता है। प्रशासनिक देरी हो सकती है। बिल्कुल। NIDM का ये 3 क्षेत्रों वाला मॉडल हमें ये सिखाता है कि जब हमारा लक्ष्य यानी पर्पस पूरी तरह से स्पष्ट होता है, तो हम गैर जरूरी जानकारी को हटाकर जटिल चीजों को बेहद सरल बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने। लक्ष्य सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि आपदा प्रबंधन था, और इसी स्पष्टता ने एक जटिल नक्शे को एक साफ और प्रभावी एक्शन प्लान में बदल दिया। ये विश्लेषण हमारे सामने भविष्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ा बेचैन करने वाला सवाल भी खड़ा करता है। बेचैन करने वाला सवाल? वो क्या? देखिए, हम हमेशा दुनिया को राजनीतिक सीमाओं, राज्य की रेखाओं और जिलों की मौजूदा हदों के नजरिए से देखने के आदी हैं। लेकिन कोई भी प्राकृतिक आपदा इन सीमाओं का सम्मान नहीं करती। एक बाढ़ या भूकंप ये नहीं देखता कि वो किस जिले की सीमा को पार कर रहा है। आपदा के लिए तो कोई बॉर्डर नहीं होता। बिल्कुल नहीं। वो केवल भौगोलिक कमजोरियों और जमीन की बनावट के हिसाब से आगे बढ़ता है। जैसे NIDM ने आपदा के आधार पर पारंपरिक सीमाओं को दरकिनार कर नए जोन्स बना दिए। हाँ। वैसे ही क्या भविष्य में जलवायु परिवर्तन और बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए हमें वैश्विक स्तर पर ऐसा नहीं करना पड़ेगा? ये तो वाकई एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करता है। क्या आने वाले दशकों में हमारे नक्शे राजनीतिक संधियां और ऐतिहासिक सीमाओं के बजाय सर्वाइवल या अस्तित्व बचाने वाले जोन पर आधारित होंगे? शायद ऐसा ही हो। क्या दुनिया को देशों के बजाय उन क्षेत्रों के आधार पर बांटा जाएगा जो संकट के समय एक जैसा व्यवहार करते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और बहुत जरूरी सवाल भी है। यह दिखाता है कि एक साधारण सा लगने वाला वर्गीकरण हमारे सोचने के दायरे को कितना बढ़ा सकता है। इस गहन विश्लेषण को हम इसी विचार के साथ छोड़ते हैं। मुझे लगता है ये विचार लोगों के मन में घर कर जाएगा। बिल्कुल। श्रोतों के इस सफर ने निश्चित तौर पर भूगोल और आपदा प्रबंधन को देखने का एक नया और स्पष्ट नजरिया दिया है। अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए और सूचनाओं के पीछे छिपे असली उद्देश्य को हमेशा तलाशते रहिए।